हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है ना। फिर मैं बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, और ऐसा क्या मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और क्यों बोलता हूँ, उस दोनों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। क्वेश्चन क्या है? द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल इज ड्यू टू। आपके सामने 5 ऑप्शन लिख रखे, फिर उस क्वेश्चन ने बोला है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, फिर 4 ऑप्शन दे रखे। दिख गया क्वेश्चन? समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये पता है इसका आंसर कहां पे है? चैप्टर 2 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले एक पेज है, ठीक है। एक बॉक्स सा बना रखा है, उसमें हेडिंग है कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल, और उसमें ये 5 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो मैं हर वीडियो में ऐसे ही नहीं बोलता हूं कि एनसीईआरटी केवल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की ही पढ़ना जरूरी नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री की भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना चालू कर दो अभी से, ठीक है। लेकिन ये मैं उन बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो जेईई मेंस अभी देने वाले हैं, ठीक है। उनका तो समय जितना बचा हुआ है उसके हिसाब से वो देख सकते हैं अपना, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो 2027 में देने वाले जेईई मेंस, या नेक्स्ट शिफ्ट में जो नेक्स्ट सेशन में जो जेईई मेंस का पेपर देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए, और नीट वाले बच्चों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी चाहिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की ही नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का पूरा आंसर उसी पेज पे लिखा हुआ है, एक एक लाइन उसी पेज पे लिखी हुई है। आइए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। आपको पढ़ाया जाता है कि क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3d5 4s1 ज्यादा स्टेबल होती है 3d4 4s2 से। कभी आपने अपने रेस्पेक्टिव टीचर से पूछा है कि ऐसा क्यों होता है? तो वो क्या आंसर देते हैं कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, इसलिए वो 3d5 4s1 लिखा जाता है। लेकिन आपने कभी ये पूछा है कि 3d5 4s1 ज्यादा स्टेबल, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल क्यों होती है? कभी ये पूछा है आपने? हम जब पढ़ते थे ना, तो हमको भी केवल इतना ही बताया जाता था कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन उसका रीजन, और हमने भी उस टाइम पे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, उसका रीजन एनसीईआरटी में दे रखा है, और ये आपको पता होना चाहिए था। जेईई मेन 2025 में क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है ये नीट में 2026 में ये क्वेश्चन आ जाए। इससे रिलेटेड कुछ नहीं कह सकते, किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसके जैसा, इवन एडवांस में भी। क्योंकि इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप एक बार जरूर एनसीईआरटी रीड करें, चाहे फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो। आपको पता होना चाहिए इस तरीके से, जैसे बायो वाले बच्चों को पता होता है कि बायो में ये लाइन यहां पे लिखी हुई है, वैसे आपको एनसीईआरटी पता होना चाहिए। अब उसको चाहे आप रटना समझे, चाहे याद करना समझे, चाहे कुछ भी समझे, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आपको स्कोर करना है तो। बात स्कोर करने की है। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हाफ फील्ड सबशेल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड सबशेल इज ड्यू टू। अगर ये क्वेश्चन फुल फील्ड का होता ना, तो भी आंसर सेम होते। क्या बोला मैंने? अगर ये क्वेश्चन हाफ फील्ड की जगह यहाँ पे फुल फील्ड लिखा होता ना, तो भी आंसर सेम होते। बात समझ लेना अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पॉइंट दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, उसमें पहला पॉइंट ये है, तो ये आंसर तो बिल्कुल सही है। हाफ फील्ड का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ। हाफ फील्ड का मतलब ये होता है, अरे आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा ना यार। उसमें पता है एक लाइन और लिख रखी है कि जो हुंड का जो रूल है ना, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला, उसका जो बेस है उसका आंसर भी यही है, उसके आंसर्स भी यही हैं। उसमें नीचे लिख रखी है एनसीईआरटी में, आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। इसलिए मैं आपको बिल्कुल आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि आप जरूर एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ें, ठीक है ना। कम से कम एक बार तो पढ़ें, आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए, मेन सीधा क्वेश्चन उठा रहा है यार, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई। जैसे मैं 3d5 की बात कर लेता हूँ, 3d5 की इसी एग्जाम्पल से एनसीईआरटी ने समझा भी रखा है, तो मैंने 3d5 ले लिया, ठीक है ना। चलिए, तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल क्यों होती है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आराम से, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल को दे दिया सेम सबशेल के, इसका मतलब होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सेम सबशेल के मतलब 3D सबशेल के, आपने 3D सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन हर किसी को दे दिया,
तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अनसिमेट्रिकल क्या होता, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देते हैं तो अनसिमेट्रिकल हो जाता। बात समझ आ गई। चलिए, तो ये तो सही है। स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्शन एनर्जी बिल्कुल सही है। रिपल्शन एनर्जी मिनिमम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों होता है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। बात समझ में आ गई। चलिए, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन इन नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स। भैया नॉन लिख रखा है, डीजनरेट होना चाहिए था। अच्छा, डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। जैसे यहां पे ये जो पांचों ऑर्बिटल है ना, 3D z स्क्वायर, 3D x स्क्वायर y स्क्वायर, 3D yz, 3D xz, 3D कौन सा बच गया? xy। इन सब की एनर्जी क्या है? सेम है। तो ये पांचों की पांचों भी कैसे ऑर्बिटल है? डीजनरेट ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, उनको क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ में आ गई। डीजनरेट होना चाहिए था। चलिए, लार्ज एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है मैं इसी वीडियो में समझाने वाला हूं। मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, ये वीडियो बड़ी होने वाली है, पेशेंसली आपको सुनना पड़ेगा अगर आपको मतलब समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, इसकी बात मैं भी करने वाला हूँ। हाँ, रिलेटिवली स्मॉलर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई वन अनदर, बिल्कुल सही है। ये जो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों एक ही पॉइंट में लिख रखे हैं। एक्सचेंज एनर्जी उन्होंने अलग से समझा रखी है। उन्होंने दो पॉइंट दे रखे हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा दे रखा है उन्होंने एक्सचेंज एनर्जी। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में उन्होंने दो पॉइंट दे रखे हैं, पहला स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्शन एनर्जी, दूसरा रिलेटिवली स्मॉलर शील्डिंग। अब अगर शील्डिंग कम होगी, अब मैं शील्डिंग का मतलब नहीं समझा रहा इस वीडियो में, अगर शील्डिंग कम होगी तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अट्रैक्शन अगर डोमिनेट करता है तो भैया एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम स्टेबल बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से आंसर हो गए इसके? ए, बी, डी और ई। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। तरीके से पढ़ोगे ना, कहीं नहीं जा रहे नंबर आपके, ना कोई कैलकुलेशन ना कुछ नहीं, बस आपको पता होना चाहिए था। ये ताकत है एनसीईआरटी की, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, आपको आधी चीजें तो समझ में ही नहीं आएंगी, ये मेरी गारंटी है आपको। आप पढ़ के देख लेना एक बार, इतना कुछ है उसके अंदर। पढ़ के तो देखिए आप एक बार, आपको मजा आएगा उसको पढ़ने में। फिर रेस्पेक्टिव आप जहां पे भी पढ़ते हैं वो टीचर से पूछिए कि सर इसका मतलब क्या होता है। तो आज जो जेई मेंस जो पकड़ के बैठा है ना, वो एनसीईआरटी को मतलब पूरी तरीके से पकड़ के बैठा है। 2024 देखा मैंने, 2025 मैंने देखा, उसको एनालाइज किया, सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आ रहा है, सीधा, बिल्कुल कोई वैल्यू चेंज भी नहीं पूछ रहा, सीधा क्वेश्चन आता है उससे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो एक्सचेंज एनर्जी की बात कर लेते हैं। आइए, तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। आंसर तो हमने लगा दिया इसका क्वेश्चन का। आइए, तो दो चीजें होती हैं बेटा, क्या बोला था मैंने अभी कि अगर रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाती है ना, क्या बोला मैंने, अगर रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाती है तो वो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। वो सिस्टम क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं एक्सचेंज एनर्जी की। आइए उसको इसी वीडियो में समझ लेते हैं। आइए इसको भी मैं मिटा देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए, तो अगर एक्सचेंज एनर्जी की अपन बात करें, किसकी बात करें? एक्सचेंज एनर्जी की। आराम से देखना भाई, आराम से देखना। एक्सचेंज एनर्जी, तो एक्सचेंज एनर्जी में क्या होता है? ई से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं रैंडम ई जनरली डिनोट किया जाता है, तो मैंने ई से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। चलिए, एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है बच्चा, समझना आराम से ना। ये आपके डीजनरेट ऑर्बिटल है, जैसे मैंने 3D का एनसीईआरटी ने भी इसी का एग्जांपल ले रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने डी ऑर्बिटल ले लिया। डी ऑर्बिटल में 5 डिब्बे होते हैं, आपको पता है। ये सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ये मैंने कौन सा सबशेल लिया है? डी सबशेल लिया है। अब इसमें 3D हो, 4D हो, 2D होता नहीं है, 3D 4D से चालू होता है, ठीक है ना। चलिए, इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy, dyz, dxz। और मैं आपको समझा रहा हूं हाफ फील्ड। क्या समझा रहा हूं? हाफ फील्ड।
तो हाफ फील्ड क्या होता है इसका, ये होता है हाफ फील्ड, ये होता है हाफ फील्ड। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है ना, ध्यान से सुनना, पहले तो एक बात बैठा देता हूं दिमाग के अंदर, ये रिलीज एनर्जी होती है, रिलीज्ड एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, रिलीज एनर्जी, ठीक। अब एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है, ध्यान से सुनना। सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन जब दूसरे सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज होता है इन डीजेनरेट ऑर्बिटल, मतलब सेम सबशेल में, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। वापस बोल दूं एक बार, सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन जब एक्सचेंज होता है सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन से, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन से सेम डीजेनरेट ऑर्बिटल, मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल में, तो उसमें एक एनर्जी रिलीज होती है, उसी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। और एक एक्सचेंज में एनर्जी मैंने मान ली ई रिलीज होती है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कैसे निकालते हैं, आइए उसकी बात कर लेते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला चलता है। नंबर ऑफ एक्सचेंज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंज निकालते हैं n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम स्पिन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम स्पिन। जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सेम स्पिन के, 5, तो इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, हाफ फील्ड में, हाफ फील्ड में अगर मैं नंबर ऑफ एक्सचेंज की बात करूं तो हाफ फील्ड में नंबर ऑफ एक्सचेंज हो जाएंगे आपके, आराम से समझना, पूरा फोकस होकर बैठना, आपके हो जाएंगे कितने, 5 इंटू 5 माइनस 1/2, कितने एक्सचेंज हो जाएंगे, 10। एनसीईआरटी ने गिना के बता रखा है इसको 10, आप उसके राइट साइड में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और अगर फुल फील्ड की बात करें, फुली फील्ड की, तो फुली फील्ड में क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सचेंज होंगे, अभी मैं आपको बता देता हूं, आराम से देखें। इसमें 2 बार फॉर्मूला लगेगा, कितनी बार फॉर्मूला लगेगा, 2 बार। कैसे लगेगा आइए मैं समझा देता हूं। एक बार तो लगेगा अपर स्पिन के लिए, ऐसे बढ़ते हैं ना फुली फील्ड, डी वाले को समझा रहा हूं मैं, डी वाले को समझा रहा हूं, ऐसे ऐसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे। एक बार तो लगा हुआ ऊपर वाले के लिए, ये बेटा नीचे की तरफ एरो है ना, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आराम से दिखा देता हूं। एक बार तो लगाओ ऊपर वाले के लिए और एक बार लगाओ नीचे वाले के लिए। तो जब ऊपर वाली स्पिन के लिए लगाओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सचेंज 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, कितने होंगे, 10। ऐसे नीचे वाले एरो के लिए लगाओ, फिर से नीचे वाले एरो के लिए लगाओगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, कितने होंगे, 10। तो टोटल एक्सचेंज कितने हुए, टोटल एक्सचेंज हुए, टोटल एक्सचेंज हुए कितने, 20। मतलब इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही होगी कितनी, -10 E। नेगेटिव में एनर्जी रिलीज का साइन क्या होता है, नेगेटिव। इसमें एनर्जी कितनी रिलीज हो रही होगी, -20 E। अगर पर एक्सचेंज में एनर्जी कितनी रिलीज होती है, E। एनर्जी रिलीज पर एक्सचेंज, एनर्जी रिलीज पर एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड, वो मैंने मान ली कितनी, E। अब रिलीज का साइन माइनस होता है तो हाफ फील्ड में तो -10 ही आएगा और फुली फील्ड में आएगा -20 E। तो यही इस क्वेश्चन का भी आंसर है कि फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है किससे, हाफ फील्ड से। यही आंसर है इसका, फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है किससे, हाफ फील्ड से। अब इसमें पेयरिंग एनर्जी भी इंक्लूड होगी। अब मैं आपको पहले तो ये इतना समझ में आ गया, आराम से समझ में आ गया। इसका कंक्लूजन क्या निकला, फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड से। मैंने आपको एक्सचेंज एनर्जी समझा दी, डी ब्लॉक में भी ये आता है वर्ड, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ोगे जब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आएगा। डी ब्लॉक 12th क्लास के एनसीईआरटी में भी एक्सचेंज एनर्जी का जिक्र किया हुआ है। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है मैंने आपको बता दिया है, बात समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं क्रोमियम और कॉपर कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। आइए अब जब पढ़ाने आ गए तो सारे पढ़ा देते हैं एक ही वीडियो में। आइए इससे रिलेटेड टॉपिक, आइए क्यों आपको बता दिया जाता है कि क्रोमियम की 3d5-4s1 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, क्यों बता दिया जाता है ऐसा। देखो एक चीज और होती है,
पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है कि सेम स्पिन नहीं, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, पेयर करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सेम ऑर्बिटल में, उसको हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। पेयरिंग एनर्जी का साइन होता है पॉजिटिव से। क्या बोला मैंने, पेयरिंग एनर्जी का साइन होता है किससे, पॉजिटिव से। इसको मैं P से डिनोट कर सकता हूं और ये रिक्वायर्ड एनर्जी है। ये कैसी एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी है। पेयर करवाने के लिए सेम डीजेनरेट ऑर्बिटल में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। बात समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं क्रोमियम की पहले और फिर मैं बात करूंगा कॉपर की। आइए, तो क्रोमियम का रूल के हिसाब से क्या ऑर्डर होना चाहिए था, कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, 3d4 4s2 होना चाहिए था। लेकिन हम पढ़ते क्या है, हम क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं 3d5 4s1। अब यार AR लगा लेना यार, अब यार तुम इतना तो समझदार होंगे या ना, मेरे हिसाब से AR तो दोनों में ही है, मेरे हिसाब से AR तो दोनों में ही है। इतना बच्चे समझदार होने चाहिए, नहीं है तो हो जाओ यहाँ पे 3d5 4s1। ठीक, लगा दिया मैंने यार। चलो अब मैं इसको देखता हूँ और इसको देखता हूँ, दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल क्यों है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। आइए देखिए क्यों आपको रटा दिया जाता है, आइए समझते हैं क्या है इसमें बात। कि जब मैं इसकी बात करता हूँ 3d4 4s2 की, तो देखना 5 डिब्बे हो गए और ये आपका 4s2 हो गया, 1 2 3 4, सही है। इसमें मैं बात करता हूं, आराम से देखोगे ना तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर सब ऊपर से जाएगा। ठीक है, ऐसी मस्त चीज समझा रहा हूं यार, दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। ये देखो ऐसे बना सकते हैं अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें अगर मैं एक्सचेंज, अब इसमें अगर अब आप बात करें तो आपको क्या लिखता है, इसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आई कि नहीं आई, अरे बोलो यार, इसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आई नहीं आई। और अभी मैंने पूरा समझाया है आपको कि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होती है किससे, नॉर्मल वाली कॉन्फ़िगरेशन से। देखो आराम से देखो, मतलब इसमें ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हो रही होगी क्योंकि इसमें सेम स्पिन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं इन सेम डीजेनरेट ऑर्बिटल में, तो इसलिए इसमें एक्सचेंज एनर्जी क्या हो रही होगी, ज्यादा। मतलब स्टेबिलिटी में कौन होगा, ये। ऐसे कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर में क्या होता है, AR 3d9 4s2, ये होना चाहिए था, बट होता क्या है, जैसा होता है वैसा, जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता कॉपर में, ऐसा होता है। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों होती है ऐसा, आइए उसकी बात कर लेते हैं। क्या जा रहा है हमारा, ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 4s2 हो गया। इसमें देखो तो सही यार, देखो तो सही, देखोगे जभी तो बैठेगी बात, ये देखो, ये आपका 3D, ये आपका 4s, ये आपका 3D, ये आपका 4s। फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल। तो एक्सचेंज एनर्जी किस में ज्यादा रिलीज होगी, इस वाले केस में। तो जो आपको रटा दिया जाता है ना, वो आप समझने की कोशिश करें। रीजन पूछे टीचर, रेस्पेक्टिव टीचर से आपके, जब तो आपके जो क्वेश्चंस गलत होंगे ना, बच्चा स्कोर करना इज डिफरेंट थिंग, पढ़ने से स्कोर नहीं होता है। केवल आपको पता भी होना चाहिए कि एग्जाम में हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में ये बोलता हूं कि PYQ करना कंपलसरी क्यों है। अगर आप किसी का भी पेपर दे रहे हैं तो PYQ करना मस्ट है, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से हम जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।